Hello, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members. And before starting the chapter, I want to give you a big thanks regarding your all efforts you have done for our special day Teachers Day. बहुत ही आप सब ने मन को छूने वाला काम किया कि इस पेंडेमिक में जब हम लोग आपसे इतनी दूर हैं और टीचर्स डे जैसा बड़ा दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो भी आप लोगों ने इस एहसास को हमारे दिलों तक बिल्कुल भी नहीं आने दिया और इतने प्यार और इतने अपनत्व से और इतने खूबसूरती से इतना रिस्पेक्ट दे के आपने एक जो वर्चुअल हमारा दिन बना दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ बेटा। चाहे वो वीडियोस हों, चाहे वो मैसेजेस हों, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो आपके और लिटिल एफर्ट्स हों, सबके द्वारा आपने हमको ये महसूस कराया कि वी टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वी आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन योर लाइफ एंड रियली गॉड ब्लेस यू विद ऑल द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ बेटा। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो जेस्चर हमें दिखाया है अपना, हम सबको आप सबको ईश्वर हर तरीके से बहुत ही खुशी दे, बहुत ही आपको आपके सपने पूरे हों, आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपके जितने भी सपने सही हैं आपके वो सारे सपने पूरे हों, आप सब जीवन में अनगिनत खुशियाँ पाएं, स्वस्थ रहें और आप सफलता के निरंतर सोपानों पर चढ़ते रहें। आपने और सबसे ज़्यादा कि अपने मन की ये जो प्योरिटी है, ये जो पायसनेस है, इसको बनाए रखें। मन की ये पवित्रता, मन की शुद्धता और मन में दूसरों के प्रति जो प्रेम और आदर का भाव आपके है, उसको बनाए रखिएगा, क्योंकि लाइफ बहुत आगे बढ़ के बहुत टफ हो जाती है और कई बार हम लोग अपनी स्वीटनेस छोड़ देते हैं, अपनी सॉफ्टनेस छोड़ देते हैं, अपनी पायसनेस छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्लास में भी आपको हमेशा कहती आई हूँ कि दिस studies are only a part of life, but the values and love and affection and all these things are the art of life. And I am very happy and glad to say that I am a proud person that my students, my loving children are so nice in these values, and may God bless you all. ईश्वर हर तरह से आपको सुखी रखे, आपको संपन्नता दे, आप स्वस्थ रहें और नॉट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चीज़ मैंने ईश्वर से आप सबके लिए मांगी है, क्योंकि इंसान की बुद्धि सही होना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास सारे सुख हैं लेकिन अगर इंसान की बुद्धि ठीक नहीं होती है तो वो सुखों को परेशानियों में बदल देता है, और इंसान कितना भी परेशान क्यों नहीं हो, उसको कितनी भी बड़ी विकट समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर वो अपनी बुद्धि सही रखता है तो वो उन विकट समस्याओं से निकल करके और सुख के रास्ते पर चलता है, सफलता के रास्ते पर चलता है, और अपने जीवन में केवल रुपये पैसे कमाने के मामले में नहीं, केवल अपनी लाइफ में सुंदर कपड़ों और एसेसरीज़ को इकट्ठा करने के मामले में नहीं, बल्कि हर तरीके से हर एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे प्राणी के रूप में, दूसरों के मदद करने वाले और ख़ुद की मदद करने वाले के रूप में वो अपने मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा होता है अगर उसकी बुद्धि ठीक रहती है। तो मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप आउटगोइंग बच्चे हैं। अब आपसे आपके पेरेंट्स, आपके ये दुनिया, हम टीचर्स सभी आशा रखेंगे कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन अपने पैरों पर खड़े रहने के बावजूद आप इन वैल्यूज़ को अपने आप में से कभी ख़त्म मत करिएगा और अपना प्यार और अपना जेस्चर बनाए रखिएगा, जिससे हम लोग भी जीते हैं। क्योंकि एक टीचर के लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं होता। वो कितना भी कमाए, वो 10,000 कमाए या 1,00,000 कमाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो बच्चों का प्यार और जेस्चर, ये रेस्पेक्ट, ये अपनापन उसे बच्चों से मिलता है, ये उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। एंड आई एम फीलिंग वेरी मच proud, and I can say that I feel
obliged to have you all in my life, that we all I can see you grow in a beautiful manner. आप जब आए थे इस स्कूल में तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और अब आप जा रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि ये टीचर्स डे आपके लिए कितना स्पेशल होता कि आप अपने टीचर्स के साथ एक अच्छा समय बिताते. बट इट्स कोई बात नहीं, इट्स द नीड ऑफ टाइम. लेकिन कहीं से भी हो सकता है आपको लगा हो कि आप टीचर्स के साथ नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी लग रहा था, सुबह लग रहा था, दिन में लग रहा था, एक खालीपन उस दिन लग रहा था. क्योंकि और बार बहुत मन से हम लोग भी स्कूल आते हैं, बढ़िया तरीके से तैयार होते हैं, एक खुशी होती है कि आज तो बच्चे अपनी फीलिंग्स कहेंगे, अपने प्रोग्राम्स दिखाएंगे और हम लोग बहुत खुश होंगे. बट रियली शाम को जब आप लोगों के मैसेजेस, वीडियोस, एफर्ट्स आने लगे तो वो एक जो खालीपन था वो बिल्कुल मन से हट गया और मन जिसे बिल्कुल कहते हैं कि गार्डन गार्डन हो गया, बाग बाग हो गया जिसे कहते हैं. तो बहुत खुशी है मुझे और बहुत मेरी सारी दुआएं, मेरा सारा आशीर्वाद आप सबके साथ है कि आप सबको जीवन में सारी खुशियां मिले. चूँकि मैंने पहला वीडियो जो आपको, वैसे तो मुझे ये मैसेज ट्यूसडे को ही आपसे कहना चाहिए था क्योंकि आपने सैटरडे को ही टीचर्स डे सेलिब्रेट कर लिया था. बट बेटा टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम लोग कभी कभी पहले से भी वीडियो बना लेते हैं और उस दिन भी मैंने बना लिया था क्योंकि मेरे घर से थोड़ी नेट की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है तो आपको सफ़र ना करना पड़े क्लास के लिए आप सब बच्चों को. इसलिए मैं कभी कभी क्या हमेशा ही 2-4 दिन पहले ही वीडियो शूट करने की कोशिश करती हूँ. इसलिए सॉरी, मैं आपको अपने थैंक्स और अपनी विशेस बाद में दे रही हूँ. बट इट्स नेवर लेट फॉर द ट्रू विशेस, इजंट इट? सो गॉड ब्लेस यू. सो नाउ कम टू आवर चैप्टर. हम लोग भाषा और आधुनिकता शुरू किया था हमने. इसमें मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप लेते हैं. इसमें मैंने आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो इसके लेखक हैं उनकी जीवनी बहुत अच्छे से समझा दी थी. काफ़ी बच्चों के उससे मैसेजेस भी आए थे कि आपको समझ में आ गई है. तो उनकी रेड्डी की जीवनी आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करिएगा. अगर आपके पास और भी जीवनियाँ बहुत सारी हैं तो अगर मान लीजिए आप उसको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं भी तैयार करना चाहते हैं तो भी आप उनकी रचनाओं को ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनकी रचनाएं हमेशा हिंदी साहित्य के इतिहास में पूछी जाती हैं. और वैसे जीवनी भी बाकी लेखकों के कंपैरिजन में जहाँ बहुत सारी रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी या बहुत ज़्यादा लेखन की शैलियाँ याद करनी पड़ेंगी, उसके कंपैरिजन में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवनी सीधी सरल है कि वो एक साउथ इंडियन होते हुए भी, दक्षिण भारतीय होते हुए भी, और उनकी क्षेत्रीय बोली कुछ थी जिसमें उनका लालन पालन हुआ था, लेकिन उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी के उत्थान के लिए जो कर्म किए, जो श्रेष्ठ कार्य किए, उसके कारण वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार के रूप में इस जीवन में साहित्य जगत में जाने जाते हैं. तो अगर इस दृष्टि से आप उनकी जीवनी भी तैयार करना चाहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपको उसमें लिखना कम पड़ेगा और इनकी रचनाएं भी अच्छी हैं तो कम समय में एक सॉलिड जीवनी आपकी तैयार हो जाएगी. बट इट्स अप टू यू कि अगर आप जीवनी तैयार करना चाहें. मुझे तो सब पढ़ाना है क्योंकि कोई बच्चा ज़्यादा लिखना चाहता है, कोई बच्चा कम लिख के ज़्यादा नंबर पाना चाहता है, तो मैंने तो आपको पढ़ा दिया. बट अब आप देख लीजिएगा कि आप जीवनी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं और अगर तैयार करते हैं तो मैंने आपको उसके क्लूज ऑलरेडी दे दिए हैं. अगर आप नहीं तैयार करना चाहते हैं, आप किन्हीं और लेखकों की तैयारी करना चाहते हैं जीवनी की, तो वो भी सही है. बट इनकी रचनाएं आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सो लेट अस कम टू द चैप्टर. मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी. एक भाषा और आधुनिकता, इन सब का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. एक तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चैप्टर का दिया था, फिर उसके बाद मैंने भाषा और आधुनिकता वर्ड को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था. सो आई होप सो कि आप वो दोनों शब्द बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. अगर आपने इसके पहले वो 2 वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको जो बताया है उन चीज़ों को मैं यहाँ पर भी अपने लेक्चर में लाऊंगी कि मैंने उन चीज़ों को क्यों पढ़ाया आपको. एक तरह से तो मैं आपको भाषा और आधुनिकता का इतनी गूढ़ता से अर्थ बता के, इतनी गहराई से अर्थ बता के, एक तरह से मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ. लेकिन
चूँकि वर्ड बाय वर्ड भी आपको व्याख्या लिखनी होती है, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसलिए हम लोग चैप्टर को भी ज़रूर देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको वो समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चों ने बोला था कि मैम बहुत अच्छे से समझ में आया है और बाकी नए क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसलिए अब हम चैप्टर पे आ रहे हैं। तो मैंने आपको भाषा बताई थी कि भाषा क्या है, कि भाषा अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात बोल करके, लिख करके या इशारों से समझ सकते हैं, और उसका गूढ़ता में अर्थ क्या है वो बताया था, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जान पाए हैं। और उसके बाद मैंने आधुनिकता शब्द को आपको बताया था कि आधुनिकता का मतलब क्या है। तो आधुनिकता का मतलब बेटा यहाँ पर नयापन है। मैंने आपको कई तरीके से बताया था कि वो नयापन हम भाषा में, कि नयापन पहले हमारी लाइफ के लिए क्या है, हमारी आपकी लाइफ के लिए, हम सबकी लाइफ के लिए क्या है, फिर भाषा में वो नयापन कैसे आ गया है धीरे धीरे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए हम लोग उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जो मैंने लास्ट वीक आपको रीच किया था। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा, शणे शणे यन वा शणे शणे यन वतामुपैति तदेव रूप रमणीयता, कि मतलब जो क्षण क्षण, हर एक क्षण में जो नवीनता की ओर जा रही है, हर एक क्षण में जो चीज़ नई बन रही है और जो चीज़ रमणीयता की ओर जा रही है, वही हमें सुंदर लगती है। और क्यों सुंदर लगती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, कि जो कि क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है, एक भाषा है और एक आधुनिकता है। तो आधुनिकता का मतलब मैंने आपको नयापन बताया था, और वो नयापन कैसे होगा और उस नयापन होना जीवन में क्यों ज़रूरी है, उस पे ये पैराग्राफ आपका है कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नूतनता की आवश्यकता। नई चीज़ मतलब आप देखिए, आप सिंपल आप अपने आप को देखिए कि अगर आप जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, आपके पेरेंट्स हो सकता है मम्मी लोग आजकल बोलती हूँ कि आपको रोज़ तुम घर में रहती हो तो रोज़ इतने कपड़े चेंज करने की क्या ज़रूरत है, 2 जोड़ी कपड़े निकालो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि आप लोग इतने दिनों से घर में हैं तो मम्मा लोगों के लिए काफ़ी काम बढ़ जा रहा है। तो जो बच्चे एक दिन में 3-4 कपड़े चेंज करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, या रोज़ कपड़ा चेंज करना तो बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से और अभी कोरोना की दृष्टि से, है ना, कि हम रोज़ साफ सुथरे धुले कपड़े पहने। तो एक बार 2 बार अगर हम चेंज कर रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह शाम नहाना ज़रूरी है, स्वच्छ रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बार आप कपड़े चेंज कर रहे हैं तो मम्मा कुछ बोल रही हैं कि 2 जोड़ी कपड़े निकालो, एक पहनो एक धुलो, या एक तुम पहनो और एक हम धुल दें, ठीक है, क्योंकि इस समय वॉशरमैन्स भी नहीं आ रहे हैं और धोबियों के पास भी हम लोग कपड़े नहीं बेच पा रहे हैं, सबको खुद करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो आपकी मम्मा भी आपकी कितनी हेल्प करेंगी, तो वो आपसे कह रही होंगी। बट आप देखिए एक चीज़ कि जब आप केवल 2 जोड़ी कपड़े निकालते हैं और एक कपड़ा आप आज पहन रहे हैं, धुल के दूसरा डाल रहे हैं, फिर दूसरे को आप पहन रहे हैं, फिर तो आप क्या कर रहे हैं, 5 महीने से 6 महीने से आप वही 2 जोड़ी कपड़े अगर पहनते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप बोर हो जाते हैं। आप बोर हो जाते हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे तो कम से कम ये लगता है कि फील गुड फैक्टर आता है साफ सुथरे और अच्छे नए कपड़े पहनने से, इजंट इट? और गर्ल्स तो इस एज में और ज़्यादा उसके लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं कि मैं घर में ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। बहुत सी फ्रेंड्स से मेरी बात होती है तो वो ये कहती हैं कि हम लोग तो, तुम लोगों को तो वीडियोज़ बनाना होता है या कहीं बाहर भी निकलते हो, कभी स्कूल जाते हो, हम लोगों को तो घर ही में रहना है, तो हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग अपने नए नए सूट और साड़ियाँ ही पहन ले रहे हैं तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। ये साड़ी पहनना या सूट पहनना या नई ड्रेसेस ट्राई करना घर में, ये सब क्या है? एक्चुअली ये नूतनता है कि हम एक पुरानी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, और पुरानी चीज़ों से जब हम बोर होने लगते हैं तो हमें कुछ अट्रैक्टिव चाहिए जो कि हमें जीवन की ओर पुनः आकर्षित करे। हम बोर हैं, हम घर में बैठे हैं लॉकडाउन में, तो हम बोर हो रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं? तो अब हम पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बोर हो रहे हैं, तो चलो लेट अस ट्राई अ न्यू सूट, लेट अस ट्राई अ न्यू साड़ी, क्योंकि वो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है कि आज हम अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं, है ना? क्यों? बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमको लोगों से 2-4 होना है। आपको अपने से ही नहीं, आपका संबंध दुनिया से भी है, और दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए आपको साफ सुथरे कपड़ों की ज़रूरत है, केवल नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, आप रोज़ नए नए कपड़े निकालेंगे और उसको डंप कर देंगे बेड पे तो आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा आपकी डांटना क्या, कभी कभी तो मम्मी लोग आजकल हाथ भी चला दे रही हैं,
चला दे रही होंगी ना किसी किसी की, तो क्योंकि वो भी बेचारी परेशान हो जा रही हैं काम करते करते। तो लेकिन आप फिर भी चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं? बिकॉज जो दो शब्द मैं यहाँ पर आपको कपड़ों का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बड़ा टफ लैंग्वेज इन्होंने लिखी है। नित्य नूतनता, रमणीयता, आकर्षक करना, ये सब थोड़े कठिन टर्मोलॉजी के शब्द हैं। मैं आपको व्याख्या सरलता से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि नित्य नूतनता, किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नूतनता की आवश्यकता है। रमणीयता मतलब आकर्षक, आकर्षण। रमणीय मतलब सुंदर लगना, किसी चीज का रमणीयता मतलब होता है सुंदरता या आकर्षकता, जिसे आप कहते हैं अट्रैक्ट करना। तो हाउ यू अट्रैक्ट पीपल? इफ यू विल वेयर अ बैड, इफ अ डर्टी क्लॉथ, नॉट बैड, अ डर्टी क्लॉथ, तो आपसे कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर नए की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने रोज नई साड़ी पहन के आऊं और वो गंदी हो, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? आपके मन में आएगा मैम कितने गंदे से आती हैं, आएगा नहीं आएगा? तो सेम है। मैं भी आपको अगर गंदी ड्रेस में देखूंगी तो आपको बोलूंगी ना कि बेटा कैसे गंदे कपड़े पहने हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का, मनुष्य के जीवन का ये गुण है। रमणीयता, सुंदरता उसके जीवन का मूलभूत गुण है, ये आप मत भूलिए। क्यों मत भूलिए? क्योंकि पशुओं को नहीं मालूम कि कपड़े कैसे पहनने हैं। यहाँ केवल कपड़े की बात नहीं है, हर कपड़ा तो एक एग्जाम्पल है। कपड़ा तो एक एग्जाम्पल है आपके आकर्षकता का। हर चीज तरह से आप स्वस्थ रहें, आप सुंदर दिखें, आप रमणीय दिखें, आप आकर्षक दिखें। जब आप आकर्षक दिखेंगे तभी आप रमणीय लगेंगे। रमणीय मतलब सुंदर लगेंगे, और तभी आप नवीन लगेंगे, आप नए लगेंगे। तो यहाँ पर मतलब नवीनता से केवल रोज नई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी वार्डरोब खोलेंगे और रोज नए नए कपड़े पहन के घर में घूमेंगे और अपनी मम्मा का काम बढ़ाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। आपको पहनना है, आप पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मम्मा से कह सकते हैं कि कपड़ों में थोड़ी हवा लगेगी, बट दिस इज योर मॉरल ड्यूटी टू कीप द क्लोथ्स इन अ नाइस स्टाइल इन योर अलमीरा बैक, है ना। कभी कभी आपका मन होगा कि एक ड्रेस पहनते पहनते मम्मा बोर हो गए, आज मैं ये पहन लूं, तो मम्मा क्या कहती हैं आपसे? ठीक है पहन लो, लेकिन फिर या तो इसको फोल्ड करके थोड़ी देर बाद रख देना, या पूरे दिन भर पहनोगी तो इसको वॉश करके सुखा के आयरन करके रख देना। क्यों? क्योंकि अभी कोई हेल्पिंग हैंड हम सबके पास नहीं है, लेकिन हम पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में खुद फील गुड फैक्टर करना चाहते हैं और हम लोगों से मिल रहे हैं। याद रखिए कि पशुओं के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो सुंदर दिखें। तो बात केवल कपड़े की नहीं है। आप बहुत से बच्चे बैठे बैठे, जिन बहुत लोगों ने वेट गेन कर लिया होगा, इवन हम लोगों ने कर लिया है। तो हम शरीर से भी स्वस्थ रहें, हम शरीर से भी आकर्षक रहें। देखिए, काला गोरा, लंबा छोटा, मोटा पतला होना, ये सब होना हमारे हाथ में नहीं है, बट अपने व्यक्तित्व को हम अपने सुंदर कर्मों से, साफ सफाई से, अच्छे गुणों से आकर्षक बना सकें, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो ये हमारा व्यक्तित्व कैसे सुंदर बनेगा? हमारा व्यक्तित्व रमणीय, मतलब रमणीयता मतलब ये है कि हम सुंदर दिखें, केवल कपड़ों से नहीं, केवल बोलने से नहीं, हर तरीके से। आपने आचरण की सभ्यता 11th क्लास में मैंने ही आपको पढ़ाया है। उसमें क्या मैंने आपको बताया है कि आचरण की भाषा मौन है, कि आप चुप भी हैं लेकिन आपको देख के एक सिविलाइज्ड पर्सन नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए आप घर में 2 सिस्टर्स हैं या 2 ब्रदर सिस्टर हैं और आप डेली एक ही कपड़ा साफ सुथरा पहन रही हैं, 2 जोड़ी ही आपने कपड़े निकाल रखे हैं, और आपका भाई रोज कपड़े बदल के पहन रहा है या दीदी रोज कपड़े पहन के बदल रही है और पहन रही है, लेकिन वो डर्टी कर रही है अपने कपड़ों को, और अचानक से कोई गेस्ट आपके घर में आता है या इवन आपके पेरेंट्स ही, किसकी तारीफ करेंगे? वो उनकी नहीं करेंगे जो रोज अलमीरा से एक कपड़े निकाल रहे हैं और उसको गंदा कर रहे हैं, बल्कि आपकी करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वच्छता में भी रमणीयता है, स्वच्छता में भी नूतनता है। तो जब हमको चीजें आकर्षक बनना और आकर्षक दिखना और आकर्षण पूर्ण अपने जीवन को बनाना, हम मनुष्यों का एक प्रकृति प्रदत्त गुण है। प्रकृति प्रदत्त मतलब प्रकृति ने ये गुण सारे प्राणियों में हम ही को दिया है। हम ही को मतलब हम सबको, हम इंसानों को दिया है। तो जब हम सब इंसानों को उसने दिया है, तो अब जब हमको आधुनिक बनना है तो हमको केवल एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के ही आधुनिक नहीं बनना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारी टी शर्ट और शॉर्ट्स उतने ही साफ सुथरे होने चाहिए, तब हम सुंदर और स्मार्ट लगेंगे। समझ में आ रहे हैं? और तभी हम नूतन और नवीन लगेंगे, और नूतन और नवीन लगेंगे, नए लगेंगे तो हम रमणीय लगेंगे, अपने आप आकर्षक लगेंगे। और जब हम आकर्षक लगेंगे तभी दुनिया हमको देखेगी।
मैंने आपको क्यों कपड़ों से एग्जाम्पल दिया, क्योंकि बच्चे बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं, हम सब बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं, हम टीचर्स भी बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं गुड क्लोथ्स के, साफ सुथरे कपड़ों के। अब आप इसको, इस कपड़े को से एक एग्जाम्पल मैंने दिया, अब आप इस कपड़े से आगे बढ़िए थोड़ा, कि अगर मैं आपके क्लास में एंट्री लेती हूँ और मेरे कपड़े में कई बार आपको टोकती भी हूँ, बड़े बच्चे हो बट मैं कभी आपको कभी कभी क्लास में ये चीज़ बोलती भी हूँ, मैंने ये एग्जाम्पल भी कभी कभी आपको दिया है कि बेटा अगर रोज मैं गंदा कपड़ा पहन के आऊंगी तो आपको कैसा लगेगा, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए। क्योंकि इस स्कूल में आपके पास कोई, घर में तो आप अपनी वार्डरोब खोलेंगे और रोज नए कपड़े पहन लेंगे, हम लोग पहन लेंगे, बट आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपके पास वही 2 जोड़ी सूट है उसी को आपको पहनना है। बट अगर आप गंदे रहेंगे तो आपसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा, आपको सबकी डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन का नेचर होना चाहिए कि वो साफ सुथरा रहे। और वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो आकर्षक दिखे। और वो आकर्षक क्यों दिखे? क्योंकि लोग उससे जुड़े। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल हम समाज के अंग हैं। बात को समझिएगा मेरी, कि हम समाज के अंग हैं। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम भाषा किससे बोलेंगे? हमको समाज की जरूरत क्यों है? अब आप सोचेंगे कि मैम ने शुरू तो नूतनता से और रमणीयता से किया था, उसके बाद मैम ने कहा कि हम सबको आकर्षक दिखना है, उसके बाद मैम सुंदर साफ कपड़ों में आई, नए कपड़ों में आई, और उसके बाद अब वो समाज की बात कर रही। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चैप्टर क्या है? भाषा और आधुनिकता। राष्ट्र के स्वरूप को जब पढ़ा रही थी मैं, तब मैंने ये बातें नहीं करी। अभी क्यों कर रही हूँ? क्योंकि चैप्टर क्या है? भाषा और आधुनिकता। आप भाषा का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है तो भाषा का प्रयोग बेटा आप कहाँ करेंगे? आप भाषा का प्रयोग समाज में लोगों के साथ करेंगे। और जब आप लोगों के साथ करेंगे तो आप किसी को देखते ही बोलना नहीं शुरू कर देंगे। हम आपके क्लास में आते हैं तो आप देखते ही गुड मॉर्निंग मिस और टट 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 शुरू नहीं हो जाते हैं। आप पहले विश करते हैं, फिर आप अपनी बुक्स खोलते हैं, फिर हम लोग आपको पढ़ाते हैं और फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। इजंट इट? तो आपके मुंह खोलने से पहले या मेरे मुंह खोलने से पहले आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रही हूँ। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं कि लंबे हैं कि काले हैं कि गोरे हैं। लेकिन अगर आप साफ सुथरे कपड़े में अपने डेस्क पे बैठे हैं, अगर आपकी कॉपी और बुक्स खुली हैं, अगर आपके हाथ में पेन है, तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन मेरे सामने पड़ता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है और मुझे इसको पढ़ाने में खुशी होगी क्योंकि ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ को आत्मसात करने के लिए आतुर है, वो मेरे से पढ़ना चाहता है। इजंट इट? तो यही चीज है कि हमको क्यों रमणीयता लानी है अपने जीवन में, या क्यों आधुनिकता लानी है, या भाषा के साथ आधुनिकता का क्या संबंध है? ये संबंध है कि अगर समय के साथ स्वच्छता, सफाई, नूतनता और आकर्षकता हमारे जीवन में नहीं होगी तो हमारी भाषा रमणीय नहीं होगी और हम समाज से नहीं जुड़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए, बात समझ में आई मेरे, कि अगर हमारा व्यक्तित्व आकर्षक नहीं होगा और हम साफ सफाई से नहीं रहेंगे, हमारे कपड़े साफ सुथरे नहीं होंगे, हम रमणीय नहीं दिखेंगे, हम नित्य नूतन तरीके नहीं अपनाएंगे, तो समाज हमसे बात करना नहीं पसंद करेगा। अब ये तो व्यक्तित्व की बात है जो भाषा से पहले आता है। क्योंकि क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में हम जैसा आपको देखेंगे, हम जब फर्स्ट टाइम आपके क्लास में एंटर किए होंगे तो मैं कैसा पढ़ाऊंगी या मैं कैसे बोलूंगी, कैसे मुंह खोलूंगी, कौन सी भाषा का प्रयोग करूंगी, ये सेकेंड था। फर्स्ट मेरी पर्सनालिटी थी कि मैंने किस तरह से, किस स्मार्टनेस से, किस तरीके से आपके क्लास में एंटर किया। और अगर वो रोज आपको आकर्षक लगती है, रोज नवीन लगती है, तो मेरे क्लास का आप रोज वेट करेंगे। अगर मैं गंदे तरीके से कुछ भी पहन करके आपके पास आती हूँ, किसी भी तरीके से किसी भी भाषा का प्रयोग करके आपको पढ़ाती हूँ, आपको डांटती हूँ, मारती हूँ, आपको काट खाने को दौड़ती हूँ, तो क्या आप मेरे क्लास का वेट करेंगे? नेवर, आप नहीं करेंगे। हिंदी का पीरियड आने से पहले ही आप सोना पसंद करेंगे। इजंट इट? तो ये है भाषा की और हमारे जीवन की सार्थकता। और हमारे जीवन की सार्थकता किस पर है? कि हमारी भाषा पर हमारा पूर्ण अधिकार रहे। ठीक है? और क्यों रहे वो मैंने आपको बता दिया उसको। और अब जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको मिला के आप इस पैराग्राफ की व्याख्या लिखेंगे कि नित्य नूतनता की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट लाइन, अभी तक मैंने आपको केवल फर्स्ट लाइन बताई है।
नित्य नूतनता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपको किसी भी क्षेत्र में रमणीय बनना है, किसी भी क्षेत्र, मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग मेरा क्षेत्र है, आप स्टूडेंट है तो स्टडीज आपका क्षेत्र है, और आपको उसमें रमणीय बनने के लिए, घर में साफ सुथरे रहने के लिए नूतनता की आवश्यकता होगी। अब रमणीयता और नूतनता नित्य अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होगी। मैंने आपको ये पैराग्राफ एक तरह से पूरा पढ़ा दिया है कि रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होगी। कि जैसे कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया कि जब मैं आपके क्लास में एंटर होती हूँ या पहली बार एंटर हुई तो यू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ या ये यू जज माई सेल्फ, ये इंसान की एक बहुत अनचाही प्रवृत्ति है कि वो देखते ही लोगों को जज करने लगता है। करता है कि नहीं? आप अंदर जज करते हो कि नहीं? याद करो, समझो कि जब टीचर्स आपके रूम में आते हैं, एंटर करते हैं, तो आते ही कोई पढ़ाना नहीं शुरू कर देता, वो चल के आता है डोर से, वो अपने टेबल तक, अपने ब्लैक बोर्ड तक या व्हाइट बोर्ड तक चल के आता है। तो आप जज करते हो उसी समय कि आज मैम ने क्या पहना है, आज मैम कैसे चल रही हैं, आज मैम स्मार्ट दिख रही हैं, आज मैम परेशान दिख रही हैं। आप करते हो कि नहीं? ये हमारी एक अनचाही प्रवृत्ति है। तो अनचाही प्रवृत्ति जो हमारी मनुष्य की है, उसमें नूतनता लाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम आकर्षित नहीं दिखेंगे तो हम समाज के लिए मान्य नहीं होंगे। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछी जा सकती है कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। नित्य नूतनता, अगर हम रोज आपके सामने एक अच्छे और सुंदर नए रूप में आएंगे, नए रूप में तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों बोला कि रमणीय रूप में आएंगे, सुंदर रूप में आएंगे, अच्छे रूप में आएंगे, तो क्या होगा? वो सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है कि अगर मैं सर्जक हूँ, अगर मैं सृजन कर रही हूँ अपने व्यक्तित्व का, तो मेरे व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होने चाहिए, उससे मेरी मौलिकता सिद्ध होगी। मौलिकता मतलब मैं क्या हूँ वो सिद्ध होंगे, आप क्या हैं आप वो सिद्ध होंगे। तो अगर आप रोज नए तरीके से अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे तो ये आपकी मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सिद्ध करेगी। प्रामाणिकता मतलब कि आपको वो एक प्रूफ देगी। आप अगर एक अच्छे बच्चे हैं तो आपके व्यक्तित्व में गुण होने चाहिए, और व्यक्तित्व के गुण एक दिन में हम जज नहीं करेंगे, एक दिन में जज नहीं करेंगे। अगर हम आपको साल भर से पढ़ा रहे हैं तो साल भर हम आपका व्यक्तित्व देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा, आप अपने पेरेंट्स तो आपके हर रूप को जान रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो घर में बहुत शांत रहते हैं, स्कूल में एग्रेसिव रहते हैं, या स्कूल में आप बहुत शांत रहते हैं, घर में जाके आप एग्रेसिव होते हैं। बट एक दिन आप शांत बैठते हो, दूसरे दिन आप एक दिन से आपके व्यक्तित्व को हम नहीं जज करेंगे। हम रोज आपके क्लास में आ रहे हैं तो रोज आपके व्यक्तित्व को देख करके, और साल भर के आप आउट गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपने 6th क्लास से 12th क्लास तक जो कुछ भी किया वो आपके व्यक्तित्व की प्रामाणिकता को, मौलिकता से सिद्ध करता है। समझ में आ रही है आपको बात? कि जो आप रोज कर रहे हैं, जैसी भाषा आप रोज बोल रहे हैं, आप भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैंने व्यक्तित्व और कपड़े की बात क्यों करी? क्योंकि मुंह खोलने से पहले हम आपको आपके व्यक्तित्व से जज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम आपको आपके व्यक्तित्व से जज कर रहे हैं। मुंह तो आप बाद में खोल रहे हैं, और जब आप मुंह खोल रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? मुंह खोलें तो मीठा बोलें, या तो मुंह ना खोलें और मुंह खोलें तो मीठा और अच्छा बोलें। ये एक प्रोवर्ब यूज किया जाता है, एक फ्रेज है कि मुंह खोलें तो मीठा बोलें। अगर तुम्हें कड़वा बोलना है, अगर तुम्हें किसी का दिल दुखी करना है तो तुम मत बोलो। क्यों? ये सब क्यों है? क्योंकि ये सब हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, और यदि हमारे में नूतनता नहीं होगी तो उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। मैंने आपको क्यों बताया कि मैं क्लास में आऊंगी तो मुझे साफ सुथरे कपड़े पहन के आना होगा, भले ही मैं रोज नई साड़ी ना पहनूं। आप घर में हो तो भले ही आप रोज नए कपड़े अपनी अलमीरा से ना निकालो, लेकिन आपको, अगर आप साफ सुथरे कपड़े में नहीं होंगे, अगर आपके व्यक्तित्व में गुणों से प्रकाशित आपका व्यक्तित्व नहीं होगा, तो उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज जनता और समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी। जब आप साफ सुथरे भी दिखेंगे और आप अच्छा भी बोलेंगे, तभी आप समाज के द्वारा स्वीकार होंगे। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता,
उसी तरह से पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। अब आपको नेक्स्ट लाइन क्या बतानी है? नेक्स्ट लाइन ये कि अगर आप सड़ी गली मान्यताओं को मानेंगे तो जिस प्रकार से आप गंदे दिखेंगे, आपके कपड़े साफ नहीं होंगे, आपका व्यक्तित्व साफ सुथरा नहीं होगा, तो जिस प्रकार से आपको समाज में एक अच्छा प्लेस नहीं मिलेगा, एक अच्छा स्थान नहीं मिलेगा और आपको समाज और जनता स्वीकार नहीं करेगी, उसी प्रकार से अगर हमारी भाषा बहुत अधिक पुरानी होगी, पुरानी शैलियों पर आधारित रहेगी, लीक से जुड़े हुए हम वही पुराने शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो भाषा भी समाज के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। वो भाषा भी समाज के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि भाषा जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर हम आपको फर्स्ट लेक्चर में जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रही थी, तो अब जो एग्जाम्पल मैंने वहां पर दिया था, इस लाइन को समझने के लिए मैं उसको लाऊंगी कि अब हमारे पास मोबाइल है। आजकल तो पढ़ाइयाँ ही मोबाइल पे हो रही हैं, ऑनलाइन क्लास आप मोबाइल या लैपटॉप पे कर रहे हो, तो हम नई भाषा को आत्मसात उसमें कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं आप कैसे हैं, तो जब आप देखते हैं कि आप कैसे और आप इंग्लिश में पूरा टाइप करेंगे तो इट विल टेक यू मोर टाइम। अगर आप हाउ आर यू इंग्लिश में लिखेंगे तो इट विल टेक यू लेस टाइम। अगर आप HW हाउ आर यू लिखेंगे तो इट विल टेक मोर लेस टाइम। और अगर आप केवल लिखेंगे HRU तो भी आपकी फ्रेंड को समझ में आ जाएगा कि मेरी फ्रेंड मुझसे मेरा हालचाल पूछ रही है, लेकिन आपको लिखने में कम समय लगेगा, उसको आपकी भावनाओं को समझने में कम समय लगेगा। और हम आधुनिकता के साथ, क्योंकि आज मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? लैक ऑफ टाइम। हम सबके पास लैक ऑफ टाइम है कि हम आपसे आप हिंदी में लिखेंगे आप कैसे हो, तुम कैसे हो, या आप रोमन इंग्लिश में उतना बड़ा लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको ये हिंदी का पेपर नहीं देना है कि आप पूरा टाइम उसमें लगाएंगे और देखेंगे कि साफ सुथरी शुद्ध भाषा में आप लिखें। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका है कि आप HRU से अपने दोस्त से पूछ सकें कि तुम कैसे हो। तो उससे क्या होगा? आपका समय बचाना, आपका हालचाल पूछना, क्योंकि समय बचाने में आपने एक टाइम इज मनी कहते हैं, पैसा एक बार आप खर्च कर दीजिए लेकिन समय को व्यर्थ मत खर्च करिए, क्योंकि पैसा आप दोबारा कमा लेंगे लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत बीते हुए समय को ला करके वापस नहीं कर सकती है आपके सामने। तो टाइम इज मनी। तो आपने अपनी फ्रेंड का समय बचाया, उसके बाद आपने उससे पूछा HRU हाउ आर यू, आपकी फ्रेंड को अच्छा लगा कि इस पेंडेमिक में भी आप उससे नहीं मिल रहे हो लेकिन आप उसका हालचाल ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको चाहते हो, उसकी जरूरत है आपको और आप उसको लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहे हो। समझ में आई बात? तो ये इस बात का मतलब है कि भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है कि जब वो युग चेतना की अभिव्यक्ति का, तो अगर समय के साथ हमारी भाषा में, अब आप इसको कंक्लूड करेंगे इस पैराग्राफ को कि अगर समय, ये इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं अपनी व्याख्या में, जैसे कि एक साफ सुथरा कपड़ा, मनुष्य के अच्छे गुण, मनुष्य की अच्छी भाषा और समय के साथ उसमें चेंज होना, समय के साथ उसमें अच्छा दिखना, और उसके साथ लास्ट लाइन को आप कंक्लूड करेंगे क्योंकि भाषा जो है वो युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। तो आप नए रूप में भाषा को नए रूप में ला करके आप अपने फ्रेंड से उसका हालचाल पूछ रहे हैं, आप अपने दोस्त की कुशलता की कामना कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, तो आप अपने इमोशंस को भी रख रहे हो, समाज के सामने रख रहे हो, आपकी दोस्त को समझ में आ रहा है कि आप उस